सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 5 का लास्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट। पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके और 100 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि 1 से लेके 4 तक का टेस्ट सेट जो है हमारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाके आप जो है देखिए, एंजॉय करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए पीटी के मुख्य सेविका के एग्जाम में। गलती से पीटी निकल गया, घबराने की बात नहीं है। पीटी का भी सेशन चल रहा है, उसको भी देख सकते हैं हमारे जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 76 का। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें कहते हैं। तो संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करती हैं उन संस्थाओं को क्या कहते हैं? देखिए, कई संस्थाएं होती है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो 2 वर्ष नीचे की देखती है उसको क्या कहते हैं? क्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंच कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर के बाहर जाते हैं। ठीक है, और वे अपने बच्चों को घर के बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं ताकि तथा फिर शाम को ले जाते हैं। ठीक है, देखिए अब क्रेंच के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? क्रेंच। क्रेंच 1 से 2 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है। यहाँ शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, क्रेंच कितने वर्ष के लिए? 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक ना, 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं बालवाड़ी की। देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बालवाड़ी किससे कितने के बच्चों देखभाल करती है? 2.5 से लेके 6 वर्ष के बच्चों की। ठीक ना, बालवाड़ी 2.5 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बच्चों को वो करती है। और रिमाइंडर कौन करता है? रिमाइंडर करता है 12 से लेके 18 वर्ष के बच्चों तक का देखभाल। ध्यान रखिएगा, क्रेंच करता है 1 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल। ठीक है, और बालवाड़ी करता है 2.5 से लेके 6 वर्ष तक का। और जो आपका है रिमांड करता है वो कितना करता है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक की बच्चों का देखभाल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? तो 77 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। स्वाभाविक प्रसव। प्राकृतिक प्रसव माने कि स्वाभाविक प्रसव है जो एक प्रकृति में मौजूद है। कि प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। सामान्य प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें के माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 महीने अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, बिना किसी विशेष परेशानी के। लगभग 80 से 85% महिलाओं का सामान्य प्रसव की होने की संभावना होती है। कितने प्रतिशत? लगभग 80 से 85% महिलाओं का सामान्य रूप से प्रसव होने की संभावना होती है। ठीक है ना, चलिए, परंतु कुछ स्थितियां जिसमें माँ या बच्चे की जान का खतरा होता है उनका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय से काटकर शिशु को बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, जब क्या होता है कि बच्चा जो है पेट में आड़ा तिरछा हो जाता है। ठीक है, ये मान लो कि माँ का पेट है, बच्चे का मुंह जो है इधर बच्चेदानी की जो सिर है जो है, इस बच्चे का सिर जो है, मान लीजिए बच्चे का सिर है नीचे की तरफ नहीं है तो बड़ा दिक्कत होती है। बच्चे का सिर मान लीजिए कैसे हो जाए? बच्चे का सिर इस तरह से हो जाए। ठीक है, इस तरह से हो जाए तो निकलने में बड़ा समस्या हो जाती है। अब क्या करना पड़ता है? यहाँ सीजर करके, मतलब कि काट करके बच्चे को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो है प्राकृतिक जो है प्रसव नहीं रह जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। ठीक है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम 3 माह क्या कहलाते हैं? तो 78 क्या हो जाएगा? ए, प्रथम ट्राइमेस्टर। देखिए, गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। 1 से लेके 3 माह, 4 से लेके 6 माह, माह मतलब महीना, और 7 से लेके 9 माह। ट्राइमेस्टर मतलब होता है 3-3 महीने का। तो ये प्रथम ट्राइमेस्टर हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। ये दूसरा ट्राइमेस्टर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तीसरा ट्राइमेस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 माह जो प्रथम होता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम ट्राइमेस्टर में ये आता है। ठीक है, 79 का 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। ठीक है ना, 8वां हफ्ता से लेके जन्म तक, 8 हफ्ते से मतलब कि 40 हफ्ते तक, 8 हफ्ते से लेके 40 हफ्ते तक जो है भ्रूण क्या कहलाता है? तो भ्रूण क्या कहलाता है? 79 का हो जाएगा आपका ए, फीटस। क्या कहता है?
फोएटस कहते हैं, चाहे फीटस कहिए। देखिए 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण जो है फीटस या फोएटस कहलाता है। फोएटस ध्यान रखिए, FOETUS, फोएटस कहते हैं, ठीक है ना। 8 से लेके जो है 40 हफ्ते तक। वह इम्ब्राय के बाद, वह इम्ब्राय यानी कि भ्रूण काल के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार या क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। आशा है कि सभी बहनों को समझ में आ रहा होगा। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, ठीक है। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या है? तो 80 का डी है करक्यूमिन। रट जाइए एकदम कि हल्दी में जो है उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या है? तो करक्यूमिन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ब्लीचिंग फल संरक्षण के एक विधि है जिसमें, ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या होता है बताइए? 81 का क्या हो जाएगा? बी। खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवित को मारना। खाद्य पदार्थ में जो भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनको क्या करना है? मारना है। ब्लीचिंग फल संरक्षण एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो भी होते हैं सूक्ष्म जीव, उसको क्या करते हैं? मारते हैं। ब्लीचिंग फल संरक्षण एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है? मारा जाता है। ब्लीचिंग गर्म या गर्म पानी या भाप द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीर्णों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, बचाया जाता है मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, ठीक है। चलिए, अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, ठीक है। अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया किसमें विकसित होते हैं? तो ये विकसित होते हैं सी में, न्यूट्रल पीएच में, जिसका पीएच न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7। न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7। 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय, ठीक ना। 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, क्षार, ठीक है। तो न्यूट्रल पीएच में क्या होता है? बैक्टीरिया ज़्यादा तेज़ी से विकसित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, 83 पे। यदि मूंगफली अस्वच्छता स्थान पर रखा जाता है, अस्वच्छता माने गंदे स्थान पर, तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है? तो 83 का क्या हो जाएगा? सी, एफ्लाटॉक्सिन। क्या होगा? एफ्लाटॉक्सिन। यदि मूंगफली को अस्वच्छता स्थान पर रखा जाए तो उनमें एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। एफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं विभिन्न जहरीले कार्सिनोजेंस हैं जो कुछ मोल्ड मतलब होता है फफूंदी, विशेष रूप से एस्परजिलस प्रजातियों द्वारा निर्मित होते हैं। इस जीवाणु द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूं, बाजरा, कस्वा, चावल, मिर्च आदि को शीघ्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। और कौन कौन प्रभावित हो जाते हैं? स्वीट कॉर्न, गेहूं, बाजरा, कसावा, चावल, मिर्च। स्वीट कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 84 पे। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ठीक है, प्रौढ़ व्यक्तियों में कितनी आवश्यकता होती है तो बताइए? 84 का हो जाएगा सी, ठीक है। 84 का हो जाएगा सी। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब पाचन तंत्र में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण वृद्ध लोग जो है भोजन कम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन कम ग्रहण करते हैं। शरीर के भार के मुताबिक प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। अगर उम्र जो है अधिक हो जाती है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि 60 किलो है, 60 केजी के हैं, तो 60 जो है 60 ग्राम प्रोटीन भोजन में लेना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 का। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलन दैनिक हिस्सा होता है। मतलब जो 16 से 18 वर्ष की लड़कियां होती हैं उनको एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए? तो 85 का होता है ए। कितना होता है? 85 का ए 50 ग्राम, ठीक है। देखिए, सामान्य अवस्था में पुरुष को दैनिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 55 ग्राम तक, स्त्री के आहार में 45 ग्राम होती है। लेकिन 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की संतुलन दैनिक मात्रा 50 ग्राम होती है। क्यों? क्योंकि ये लड़कियों का युवा अवस्था होता है, इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है। तथा इसी उम्र के किशोर लड़कों को प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60। अगर इसी उम्र का लड़का है तो कितना होगा? 60 ग्राम, ठीक है।
लड़की तो कितना चाहिए 50 ग्राम। तो ये अभी लड़की की बात हो रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी का TDS होना चाहिए, ठीक है 86 का। पीने के पानी का TDS कितना होना चाहिए, तो डी 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है 50 से 150 ग्राम पर लीटर पर मिलीग्राम, ना मिलीग्राम पर लीटर। पीने के पानी का TDS जो है 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। पीने के पानी में अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले से प्रदूषित कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर 1 लीटर में 50 से 150 ग्राम से अधिक जो है ये सब वो मात्रा घुले हुए हैं, जो क्या कहते हैं इसे अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का मात्रा घुला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रदूषित माना जाएगा। अनेक कीटाणुनाशक पदार्थ, अपतृणनाशक पदार्थ, रासायनिक खाद, औद्योगिक अपशिष्ट, वाहित मल आदि जल प्रदूषण करता पदार्थ हैं, मतलब ये जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। कौन कौन से कीटनाशक हो गए, तृणनाशक हो गए, रासायनिक खाद हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गए, वाहित मल हो गया, ठीक है। ये पदार्थ जल को विभिन्न प्रकार से प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। चलिए TDS याद रखिएगा जो है कि पीने के पानी में कितना TDS होना चाहिए, 50 से 150 मिलीग्राम तक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 87 पे आते हैं। मंदबुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है, तो मंदबुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है, तो किस बताइए, 87 का हो जाएगा बी। सभी मनुष्यों के लिए आयोडीन की एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 25 मिलीग्राम आयोडीन होता है। कितना होता है, 15 से 23 ग्राम, 23 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम, ठीक है। क्या होता है, मिलीग्राम आयोडीन होता है। मंदबुद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। मंदबुद्धि मतलब कि बुद्धि उतना तेज नहीं काम करता है। आयोडीन की कमी से गलकंठ भी हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जो गला सूज जाता है, ठीक है ना। जब गर्भवती माताओं को लंबे समय तक आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, तब वे ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जिनमें शारीरिक या मानसिक विकार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण है बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है। एक क्या है, ये कैसा सेंटेंस है, तो 88 का क्या हो जाएगा, ए। आश्रित चर है, मतलब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, ठीक है। एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण है बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है, तो क्या है, आश्रित चर है, मतलब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हो रहा है। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण किससे दृढ़ होता है, तो उक्त तीनों से। छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदाय में, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। मतलब समाज को नियंत्रण करना क्या होता है, आसानी से हो जाता है, दृढ़ता से हो जाता है। तो जब छोटा समुदाय होगा तो भी हो जाएगा, एक रूपीय समुदाय होगा तो भी, मतलब एक जैसा समुदाय होगा तो भी हो जाएगा। और धर्म को महत्व देने वाला समुदाय, मतलब एक धर्म से सभी लोग जुड़े हुए हैं, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो भी जो है क्या हो जाएगा, वो समुदाय जो है नियंत्रित आराम से, आसानी से, दृढ़ रूप से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90 का क्या होता है, ए। 90 का ए बोल दिया, गलत बोल दिए। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख जो है किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, 90 का ए, चार्ल्स कूले के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स कूले के द्वारा। चेतन जिसे हम सक्रिय अवस्था कहते हैं, जब हम सोच विचार तर्क करके निर्णय लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सचेत और डरे हुए होते हैं, जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखना, ठीक है। जब हम सोच विचार कर तर्क करके निर्णय लेते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सचेत होते हैं, ठीक है, डरे हुए होते हैं। और चेतन क्या होता है, जब हम किसी बात को जान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी, तो हमारा मन जो है उसी हकीकत में ढल जाता है। जैसे बच्चों का मन माता पिता पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है। और माँ बाप बच्चे गलत भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा मान लेता है, क्योंकि वो उस समय अचेतन मन से सोचता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अजनबी बोलता है तो क्या करता है, वह चेतन मन से सोचता है कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, हमको लूटने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 91 का, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो 91 का क्या हो जाएगा बताइए, बी।
प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल। देखिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर क्या होता है? प्रसव के समय महिलाओं का देखभाल। देखिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर प्रसव के समय महिलाओं का देखभाल संबंधी कार्य होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में के अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा परिवारों को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए इसे भी प्रेरित करते हैं कि देखिए कम से कम जनसंख्या बढ़ाइए। ठीक है, उससे क्या होगा? आप अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट शिशु संगठनों के द्वारा संचालित किया जाता है। ये मुख्यतः जो है केंद्र सरकार द्वारा होता है और कुछ विशिष्ट संगठन जो इसका हेल्प करते हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित होता है। कौन संचालित करता है इसको? संचालित कौन करता है? सीएमओ साहब करते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहते हैं। परवरिश की जो शैली होती है जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसको क्या कहते हैं? 92 का ए, निरंकुश शैली। देखिए बच्चे को अगर आप जबरदस्ती कुछ भी कहते हैं, दबाव डाल करते हैं तो क्या होगा? वो निरंकुश शैली में आ जाएगा। ठीक है, पोलाइट होकर करिए, बच्चे को सही से विकास कराना है तो। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो 93 का क्या हो जाएगा? बी, जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन की ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। ठीक है, तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कुछ प्रकार में फास्फोरस या सल्फर भी अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होगा, कुछ मात्रा में जो है फास्फोरस और सल्फर भी होगा। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बार बार कहते हैं कि प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि में और विकास में, मसल्स की वृद्धि और विकास में बहुत महत्वपूर्ण रूप निभाता है। प्रोटीन की उपस्थिति नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। तो जिलेटिन में सब मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाकी अन्य सभी क्या है? पूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, तो कौन सा है? सी। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट को बार बार कहते हैं कि हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन से तो ऊर्जा मिलता ही नहीं है, वसा से मिलता है, खनिज लवण से तो ऊर्जा मिलता ही नहीं है। वसा क्या करता है? वसा टूटने में बहुत समय लगता है और टूटने में समय लगने के कारण जो है इससे ऊर्जा बहुत बाद में निकलती है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। अपने छोटे आकार की वजह से इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिससे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? आसानी से टूट जाता है, शरीर जो आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत माना गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फलों में फ्रक्टोज रूप से में, दूध में लैक्टिक रूप में और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है फलों में फ्रक्टोज के रूप में, दूध में लैक्टोज के रूप में और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 95 का, कैरोटीन का अवशोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों का जरूरत है। ठीक है, 95 का क्या हो जाएगा? ए, वसा। क्या है? ए, वसा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। 2 मिनट एक जो है वाक्य बोलना चाह रहे थे, बोलते हैं। देखिए पढ़ाई में मज़ा लीजिए। जब पढ़ाई में मज़ा आ जाएगा तो पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगा। एक बार हम अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग सुन रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, वो अधिक से अधिक जो है अपने देश में पूजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, विद्वान पर्सन है, वो जो है पूरे विश्व में पूजा जाता है। न्यूटन का नाम कौन नहीं जानता? आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता? ठीक है, तो इस तरह से लोग कहने का मतलब ये है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, और एग्ज़ाम निकालने का सिर्फ एक तरीका है, मैं कि कोर्स पे फोकस रखिए और पूरे कोर्स को पढ़ने की कोशिश करिए और रिजल्ट की चिंता मत करिए। रिजल्ट की चिंता करेंगे सीधे फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट की चिंता मत करिए, अपने कोर्स पे फोकस करिए और अपना 100% दीजिए। ठीक है, वो 3 डायलॉग याद है ना कि काम के पीछे भागिए, कामयाबी आपके पीछे जो है झक मार के आई। ठीक है, चलिए 96 का, दिए गए पदार्थों में से एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, दिए गए पदार्थों में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? 96 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई जो है
किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व हैं जो फ्री रेडिकल्स की में कोशिकाओं से बचाने में मदद करते हैं। देखिए फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको ये लोग मारने में मदद करते हैं। विटामिन ई के 8 विभिन्न यौगिक हैं और इसका सबसे अधिक सक्रिय रूप, ठीक है, विभिन्न यौगिक, इसका सबसे सक्रिय रूप कौन सा है? अल्फा टोकोफेराल। ठीक है, कौन सा है? अल्फा टोकोफेराल। ठीक है, अल्फा टोकोफेराल है। ठीक है ना। तो ये बस ध्यान रखिए कि हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? फ्री रेडिकल्स जो भी ब्लड में होते हैं उनको मारता है और हमें कैंसर होने से बचाता है। ठीक है, चलिए इसीलिए जो है फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। एक मिनट, हम 95 का आंसर दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए तो एक बार दे देते हैं। क्रिएटिन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो क्रिएटिन का शोषण करने के लिए भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? तो वो है ए, वसा की आवश्यकता होती है। क्रिएटिन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए, क्रिएटिन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त एवं रस एवं वसा में उपस्थित होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 हो चुका है, 97 पे आते हैं। ठीक है, परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। परामर्श की प्रक्रिया घटक कौन सा होते हैं? तो ये है, उसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। परामर्श का लक्ष्य होता है कि हमको परामर्श किस चीज़ में लेना है। सेवार्थी होता है और परामर्शदाता होता है। देखिए ये परामर्शदाता है, ठीक है ना, मतलब ये है और ये क्लाइंट है, ठीक है ना। और बीच में क्या है? परामर्श का लक्ष्य है, ठीक है ना, कि हमें ये परेशानी है, हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? तो परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? 90 क्या हो जाएगा? डी, क्या नहीं करना चाहिए? परामर्शी के साथ संघर्ष की स्थिति से बचना होगा। संघर्ष की स्थिति से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है ना। और दबाव की स्थिति उतना उत्पन्न होने पाए। ठीक है, दबाव को स्थिति जो है मत उत्पन्न करिए, उसको प्रेम से अपने परामर्श को देना चाहिए। दबाव की स्थिति विरोधी मत से बचना चाहिए। ठीक है, विरोधी मत से भी बचना चाहिए, दबाव की रणनीति से भी बचना चाहिए, और पक्षपात से बचना होगा, निष्पक्ष रहना होगा। ठीक है, निष्पक्ष काम करना होगा, और सलाह से नाराज न हो। ठीक है, ठीक है, सलाह से नाराज न हो, जो भी सलाह मिल रहा है परामर्श लेने वाले को, उससे नाराज न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी भाइयों से फिर से निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो है हमारे अन्य भाइयों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ठीक है, 99 का क्या हो जाएगा? सी। कितने हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देखिए इसमें अफ्रीका में है, अमेरिका में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, यूरोप में है, पूर्व भूमध्य सागरीय एवं पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में है। एक बार फिर से बोलते हैं, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, यूरोप में है, पूर्वी भूमध्य सागर में है, और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में है। आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें किसने निभाई थी? ए, कौन? लुईड रासमन। ठीक है ना, यूनिसेफ की स्थापना में लुईड रासमन साहब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। ये कहाँ के थे? पोलैंड के एक चिकित्सक थे। कहाँ के थे? पोलैंड के चिकित्सक थे। इसी के साथ जो है 5वां सेट आज खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेट में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।